whenever we are given these type of problem, ठीक है, and it says that the resultant force on charge capital Q is zero but it is not clear on which charge A or C. You can take anyone, आप कोई भी ले सकते हो. Let's suppose इस पे मैंने कहा तो इस पे मेरा एफ ए बी अट्रैक्टिव आ गया, इस पे मेरा एफ ए डी अट्रैक्टिव आ गया है, और इस पे मैंने जो कंसीडर किया तो मुझे पता लगा कि एफ ए सी जो है मेरा वो आ गया है रिपल्सिव नेचर का एफ ए सी. ओके, तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं रिजल्टेंट वगैरह निकालना चाहूँगा, तो इसने कहा कि सबसे पहले एफ ए बी लिख लीजिए, ठीक, एफ ए डी लिख लीजिए, ये आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, एंड एफ ए सी लिख लीजिए जो कि आएगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन रूट टू ए का होल स्क्वायर. तो k इंटू कैपिटल क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर ये आ जाएगा. ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जरा समझिएगा, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिजल्टेंट की, तो इसने कहा R1 जो है उसको हम लोग रिजल्टेंट मान रहे हैं. ठीक है, इसने कहा रिजल्टेंट बिटवीन तुम्हारे पास एफ ए बी और तुम्हारे पास एफ ए डी का मान रहे हैं. साफ साफ पता लग रहा है कि इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इन्होंने कहा कि R1 कैन बी रिटन एज रिजल्टेंट ऑफ तुम्हारे पास एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए डी स्क्वायर. ओके, ठीक, अब अगर हम लोग बात करें इसकी तो हम लिख सकते हैं R1 इज रूट टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन तुम्हारे पास ए स्क्वायर. अब ये जो तुम्हारे पास R1 आएगा इसकी रिलेशन क्या होगी? क्या देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर R1 है तो R1 सिंपल सी बात है नीचे की तरफ ही होगा. ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इधर की तरफ मैं बनाऊं, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है तुम्हारे पास क्या, ये मैंने यहाँ पे बना दिया है एफ ए सी, और ये मैंने इधर की तरफ बना दिया है तुम्हारे पास R1. राइट, ठीक है, ये तुम्हारे पास ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और तुम्हारे पास ये डी पॉइंट. अब अगर मैं बात करता हूँ R2 की, तो R2 बिटवीन तुम्हारे पास R1 होगा एंड तुम्हारे पास एफ ए सी होगा. R2 जो है वो तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ एफ ए सी का स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर टू एफ ए सी R1. ठीक है, कॉस तुम्हारे पास 180. ये तुम्हारे पास क्या है एफ ए सी माइनस R1 होल स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारे पास एफ ए सी माइनस R1 एंड दिस इज R2. अच्छा, R2 है क्या, समेशन तुम्हारे पास एफ ए जो कि जीरो गिवन है. ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जीरो इज इक्वल्स टू एफ ए सी की वैल्यू कितनी, के कैपिटल क्यू अपॉन तुम्हारे पास रूट टू ए का होल स्क्वायर ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, और रूट टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर. तो के कैपिटल क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, है ना. और इस तरीके से आ गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल किया मैंने, क्यू और के यहाँ पे कैंसिल किया. तो इसने कहा कि रिलेशन निकालना था हमको. देखो किस फॉर्म में लिखा हुआ है रिलेशन, क्यू इज इक्वल्स टू, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू टू रूट टू तुम्हारे पास स्मॉल क्यू. ये रिलेशन आया. लेकिन अब तुम कहोगे कि सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं गिवन है ना, ऐसा तो सर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं गिवन है, फिर आंसर क्या देना है? तो ऐसे केसेस में आपको आंसर देना भी है, और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं भी प्रेजेंट है तो आप ऐसे केसेस में क्या करने वाले हो, ऐसे केसेस में फिर आपको आंसर देना पड़ेगा इसको, ए को. ठीक है, जबकि यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस माइनस साइन का दे रखा है. तो हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा मिसप्रिंट हुआ हो, लेकिन कभी भी आप क्वेश्चन को छोड़ के मत चले आइएगा, आप अपना आंसर मिस करके पॉइंट वो मार्क करके ही आइएगा. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ वन कूलम. ये तो मैंने क्लास में ही करवाया था. ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ. ठीक है, आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. तो ईच इक्वल टू वन कूलम चार्ज, ईच इक्वल टू वन कूलम चार्ज, ये तुम्हारे पास एक वन कूलम चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक, एक वन कूलम चार्ज तुम्हारा यहाँ पे रखा हुआ है, एक वन कूलम चार्ज तुम्हारा यहाँ है. ठीक है, एंड देन एक वन कूलम चार्ज यहाँ पे है, और वन माइक्रोकूलम है, सॉरी, ये सारे के सारे माइक्रोकूलम है. यहाँ पे ये भी माइक्रोकूलम है, ये भी तुम्हारे पास माइक्रोकूलम है, ये भी तुम्हारे पास माइक्रोकूलम है, एंड ये भी तुम्हारे पास जो है माइक्रोकूलम है. और ओरिजिन पे जो चार्ज रखा हुआ है वो वन कूलम है. ओके,
अब हम बात करते हैं कि ये x इज इक्वल्स टू 1 है, ये x इज इक्वल्स टू 2 है, ये x इज इक्वल्स टू 4 है और ये x इज इक्वल्स टू 8 है। और इन्होंने कहा कि जो चार्जेस रखे हुए हैं ना, ये जो तुम्हारे पास A पे रखा हुआ है, जो B पे रखा हुआ है, जो C पे रखा हुआ है, D पे रखा हुआ है और ये जो O पे रखा हुआ है, सिंपल सी बात है, जो FOA होगा वो इधर की तरफ होगा, जो FOB होगा वो इधर की तरफ होगा, जो FOC होगा इधर की तरफ, जो FOD होगा इधर की तरफ, और ऐसे ही करके हमारे सारे फोर्सेस आते चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं कि R1 तुम्हारे पास FOA एंड तुम्हारे पास FOB के बीच में रिजल्टेंट होता है ना। अगर R1 FOA और FOB के बीच में रिजल्टेंट होता तो मैं इसे कैसे लिखता, मैं ऐसे लिखता कि R1 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास FOA प्लस तुम्हारे पास FOB, ठीक है, ऐसे लिख देता मैं। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने कहा कि तुम्हारे पास R2 किससे किसके बीच में होता, R1 और तुम्हारे पास FOC के बीच में होता, तो मैं R2 को कैसे लिखता, R1 प्लस FOC लिखता। फिर मैं R3 लिखता, तुम्हारे पास R2 एंड तुम्हारे पास जो है FOD के बीच में है। अब R3 इज इक्वल टू तुम्हारे पास R2 प्लस तुम्हारे पास FOD होता, जिसे मैं तुम्हारे पास फिर R1 प्लस FOC लिखता प्लस FOD लिखता, और R1 को मैं क्या लिख सकता था, FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD, ऐसे लिख सकता था मैं। ठीक, अब बात को समझिएगा। अब इन्होंने कहा कि ऐसे तो रिजल्टेंट चलते ही चला जाता, क्योंकि ऐसे तो 2 4 8 16 32 में बहुत होते हैं। तो इसने कहा कि FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD अप टू ये चलता जाता इन्फानाइट पे, और इसे मैं कहता समेशन FO। क्या बोल देता मैं इसे, मैं इसे बोल देता समेशन FO। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब समेशन FO तुम्हें आप लिखते क्या कि तुम्हारे पास यहाँ पे लिखता मैं 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, ये होता k इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक, k इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, और सॉरी 4 का स्क्वायर, ठीक, ये 4 का स्क्वायर हो जाता, एंड देन k इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 अपॉन 8 का स्क्वायर, और इसी तरीके से तुम्हारे पास ये चलता रहता है इन्फानाइट तक। सो हम क्या कर सकते थे यहाँ पे, इसने कहा हम ये कर सकते थे कि हम k इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 कॉमन लेते, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, 1 अपॉन 8 का स्क्वायर, और ऐसे करके इनफाइनाइट तक कंटिन्यूसली चलाते चले जाते। ओके, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट कोई और नहीं है, ये है जीपी, ठीक है। तो ये होता सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, ये हो जाता सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ तुम्हारे पास जीपी। अब ये सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, ठीक। अब इसने कहा कि यहाँ पे हमको पता है कि ए तुम्हारे पास ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। और हमको ये पता है सर, इसके अंदर जो है इसे हम लोग बोलते हैं अपना फर्स्ट टर्म, इसे हम लोग बोलते हैं अपना सेकेंड टर्म, और इसी तरीके से चलता रहता है। तो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। आर होता है अपना कॉमन रेशो, ठीक है, आर क्या होता है अपना, आर हो जाता है अपना कॉमन रेशो। और जो कॉमन रेशो तुम्हारे पास होता है, इस कॉमन रेशो पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेकेंड टर्म 1 अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 स्क्वायर, दैट विल बिकम 1 अपॉन 4। और ये 1 अपॉन 4 ऐसे करके आप थर्ड अपॉन सेकेंड, फोर्थ अपॉन थर्ड करके निकाल सकते हैं, राइट। सो इन्होंने कहा कि ठीक है, k इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू एस तुम्हारे पास इनफाइनाइट, so 9 into 10 की पावर 9 into 10 की पावर -6 into a upon 1 minus r, तो 9 into 10 की पावर 3 into a की वैल्यू 1 upon 1, इसकी वैल्यू 1 upon 4, ठीक, यहाँ से हमने सॉल्व किया। तो 9 into 10 की पावर 3 into 1 upon, ये हो गया 3/4, तो ये कितना आ गया 9 into 10 की पावर 3 into तुम्हारे पास 4/3, 3 3 9, 4 3 12, और ये आ गया तुम्हारे पास 12,000 न्यूटन। ये इस तरीके से हम लोग निकालेंगे आंसर, ठीक है।
So this is the proper way of solving the question. Next question. 4 point positive charges of equal magnitude q are placed at four corners of a rigid square. Now try to understand. Let us consider that this is the square, okay, and if this is the square, so let us take that this is the uh, line, okay, this is the line which is passing through this particular square, ठीक है, right from its middle, okay, and q are placed. तो यहाँ पे q q q और q हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए, ये a a और a हमने यहाँ पे बताया, ठीक, हमने कहा ठीक, और फिर हमने यहाँ पे डॉटेड दिखा दिया, मतलब इसमें पीछे से है, ठीक. The plane of the frame is perpendicular to the z axis. Let this as the z axis. If a negative point charge is placed at a distance of z away from the above frame, ठीक है, z much less than l, ठीक है. अच्छा, तो इसने कहा कि लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, राइट, एक तुम्हारे पास यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज रखा है, और ये दूरी हमने कुछ ऐसा ले रखी है कि ये दूरी लगभग लगभग तुम्हारे पास कोई z दूरी है, और z दूरी मच लेस देन तुम्हारे पास a, यहाँ पे l दे रखा है, यहाँ पे हमने a मान लिया है. तो बताइए क्या होगा. अब सिंपल सी बात है यार, देखो, ये अगर हम पर्टिकुलर बात करें, ठीक है, तो हम एक नाम में यहाँ पे जरा ज्वाइन करें, इसको ऐसे ज्वाइन करें, ठीक है, और इसको तुम्हारे पास ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करें हम लोग, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे कुछ तुम्हारे पास जो है ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करें, ठीक, और इसको हम लोग यहाँ पे कुछ तुम्हारे पास ऐसे ज्वाइन करें. अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि ये जो पर्टिकुलर माइनस क्यू है, इसको हर कोई अट्रैक्ट करेगा, है ना, इसको जो है हर कोई अट्रैक्ट करेगा. अगर मैं इसी डायग्राम में यहाँ पे बनाऊं, मैं फिर से जरा ये डायग्राम यहाँ पे नीचे जब रेप्लिकेट करूँ, तो आप क्या समझ में आएगा, आपको ऐसा समझ में आएगा सर कि एक तो तुम्हारे पास, इसको मैं थोड़े के लिए a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, इसको मैं थोड़े के लिए c मान लूँ, इसको मैं d मान लूँ, तो आप कहोगे कि इस पे एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा और एक फोर्स यहाँ लगेगा. ये सबको ही मिल करके तो नेट फोर्स लगाओगे वो नीचे की तरफ आएगा. ये सबको ही मिल करके जो नेट फोर्स लगाओगे वो कहाँ लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा. इसका मतलब ये तुम्हारे पास प्लेन की तरफ बुलाया जाएगा. तो इसने कहा कि when subjected to net force, इसने बोला when subjected to net force, जब नेट फोर्स लगेगा, ठीक है, it will be brought near to the plane. It will be brought near to the plane. It will be brought near to the plane. वो प्लेन के नजदीक बुला लिया जाएगा. And it will pass through the plane. And it will pass through the plane. And it will pass through the plane. जब उसको बुलाए थे हम लोग, ठीक है, नीचे की तरफ, it will pass through the plane, ठीक है, will go to other side and will go to other side of plane, ठीक है, and will go to other side of plane, प्लेन के दूसरी साइड पे चला जाएगा. और जैसे ही ये प्लेन के दूसरी साइड चला जाएगा, अगेन सेम इफेक्ट विल बी देयर, और फिर से इस पे सेम इफेक्ट होगा. सो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, ठीक है, सो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग. वो लगातार ऑसिलेट ही करता रहेगा अलोंग तुम्हारे पास z एक्सिस, ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. ये भी एक बढ़िया सा सवाल है. ये सवाल मैंने ऑलरेडी क्लासरूम में करवाया है, बट फिर भी मैं इस सवाल को एक और तरीके से करवा दे रहा हूँ. जैसा कि यहाँ पे हमको पता दिख रहा है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को उठाऊं, देखिएगा जरा, यहाँ पे मैं डायग्राम को उठा करके फिर से इसको यहाँ पे सामने रखता हूँ ताकि मैं इसको यहाँ पे बना पाऊँ. ये देखिएगा, ये पर्टिकुलर डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो ऐसा है कि इसको थोड़ी देर के लिए आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आप ये कह पाओगे कि सर इस पे जो एक फोर्स लग रहा है वो लग रहा है FBA, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है FAB.
चलिए एक तरफ एनालिसिस हम कर लेते हैं, दोनों तरफ एनालिसिस करने कोई लॉजिक नहीं है। यदि ये दूरी तुम्हारे पास x है तो ये दूरी तुम्हारे पास x/2 हो जाएगी, ये दूरी भी तुम्हारे पास x/2 हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि ये तुम्हारे पास जो है टेंशन तुम्हारे पास t है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इधर की तरफ, तो ये तुम्हारे पास टेंशन का ये हो जाएगा तुम्हारे पास t cos थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है। और इसके अपोजिट साइड पे कौन सा चलेगा? इधर की तरफ। यहाँ पे मैं इधर x/2 को हटा के यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इधर की तरफ चलेगा तुम्हारे पास क्या? ये चलेगा t sin थीटा। और नीचे की तरफ क्या चलेगा? नीचे की तरफ चलेगा तुम्हारे पास क्या? mg, राइट। mg आ गया। हमने कहा ठीक है, ये वाली दूरी हमने यहाँ पे x/2 मार्क कर दी, ठीक। अब बात को समझिएगा। अब इन्होंने कहा कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए एक्स, ये हो गया है 0, ठीक है, प्लस ऑफ एफ बी ए माइनस ऑफ तुम्हारे पास टी साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया है 0। तो एफ बी ए इज इक्वल टू हो गया है कितना? ये हो गया है टी साइन थीटा। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू तुम्हारे पास एम ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 0, ठीक, प्लस ऑफ तुम्हारे पास t cos थीटा माइनस ऑफ mg इज इक्वल्स टू 0। सो t cos थीटा इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास mg, ठीक। अब इसने कहा कि ये t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल्स टू एफ बी ए अपॉन तुम्हारे पास mg है, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि ये t और t कैंसिल, तो ये tan थीटा, ठीक है, ये तुम्हारे पास mg। एफ बी ए को लिखा तो k तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी x थी, ठीक है। चार्ज स्मॉल क्यू था, बट इन्होंने हमसे कहा है इक्विलिब्रियम के लिए x की वैल्यू निकालो। तो हमने कहा ठीक है। अब हमने इसे जो है तुम्हारे पास m पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इसे थोड़ी देर के लिए पॉइंट तुम्हारे पास n ले लिया। तो हमने कहा कि एम एन बी की बात कर लेते हैं, जरा एम एन बी की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि इन ट्राइंगल हमारे पास एम एन बी की बात कर लेते हैं। एम एन बी में क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज तुम्हारे पास बी एन अपॉन बी एम। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास बी एन अपॉन तुम्हारे पास बी एम, ये हो गया है x/2 अपॉन एल। और ये हो गया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2l। और ये हो गया x इज इक्वल्स टू 2l तुम्हारे पास कितना? साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई, हमने पुट कर दी, ठीक है। तो हमने इसे क्वेश्चन नंबर 1 माना। हमने कहा यहाँ पुट कर देते हैं इसको, देखिएगा जरा। सो पुटिंग इन तुम्हारे पास 1, ठीक है, पुटिंग इन 1, ये पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर देने का है। तो टेन थीटा हमारे पास कितना? ये mg। अब इसने कहा कि ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू mg। अब ये x इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना है? 2l साइन थीटा, ठीक है। अब इसने कहा कि ठीक है, ये पर्टिकुलर वैल्यू अब जो हमें है पुट करनी है, ठीक है। बट अब ये पर्टिकुलर वैल्यू कैसे पुट की जाएगी? तो इन्होंने कहा कि एक काम ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि जैसे x इज इक्वल टू तुम्हारे पास 2l साइन थीटा है, x equals to 2l sin theta है, then we can simply write sin theta is equals to tan theta as given in the problem. Okay, now we know that tan theta is equals to k q square upon x square mg, and sin theta की वैल्यू हमको पता लगी गई है। तो हमने कहा इसकी वैल्यू है x अपॉन 12, tan थीटा की वैल्यू है k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर तुम्हारे पास mg। ओके, नाउ ये वाला x हम इधर ले जा रहे हैं, ये हो गया x क्यूब, ये हो गया 2k q स्क्वायर l अपॉन तुम्हारे पास mg। तो वी कैन राइट 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू स्क्वायर एल अपॉन तुम्हारे पास एम जी। 2 से 2 गया, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू हो गई क्यू स्क्वायर एल अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की पावर 1/3 एंड बाय दिस वे वी कैन राइट दी। ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं थी, हमने ऑलरेडी ये पार्ट यहाँ पे डाल ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक रीस्टोरिंग वाला तरीका है जो मैंने क्लास में कराया था, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।